नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्वेस्टआईक्यू चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे अनोखी, सबसे गहरी और सबसे रोचक जानकारियां सरल और दिलचस्प तरीके से पहुंचाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको ऐसे सवालों और विषयों पर सोचने पर मजबूर करना है, जिनके बारे में आमतौर पर लोग चर्चा नहीं करते। इस चैनल पर आपको मिलेगा मिश्रण विज्ञान की सच्चाइयों का, तकनीक की नई खोजों का, मानव सभ्यता के अनदेखे रहस्यों का, इतिहास की गहराइयों का और भविष्य की संभावनाओं का। हम आपको यह दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान, तकनीक और मानव जीवन आपस में जुड़ते हैं और किस तरह छोटी सी खोज या बदलाव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यहाँ आपको हर वीडियो में मिलेगा शोधाधारित कंटेंट जो फैक्ट्स पर आधारित होता है, ताकि आपकी नॉलेज सिर्फ बढ़े ही नहीं बल्कि आपको अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने का नजरिया भी मिले। इन्वेस्टआईक्यू चैनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि आपको एक नई सोच देते हैं, एक ऐसा नजरिया जिससे आप विज्ञान, समाज और भविष्य की संभावनाओं को एक नए तरीके से देख पाते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। आज हम आपको एक बेहद ही रोमांचक और अनोखे विषय पर लेकर आए हैं, जिसका नाम है अगर इंसान पानी के अंदर रहने लगे तो। अंडर वाटर सिविलाइजेशन एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम किसी फिक्शनल कहानी की बात नहीं करेंगे बल्कि केवल तथ्यों और वैज्ञानिक आधार पर समझेंगे कि पानी के नीचे इंसानों की जिंदगी कैसी होगी। क्या सच में पानी के नीचे सांस लेना संभव है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हम समुद्र के अंदर स्थायी शहर बना सकें? अगर हम ऐसा करें तो हमारी बॉडी पर, हमारे हेल्थ पर, हमारी सभ्यता और समाज पर क्या असर पड़ेगा? पानी के नीचे रहना न सिर्फ ऑक्सीजन और भोजन जैसी जरूरी चीजों के सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी जीवन शैली और यहाँ तक कि हमारी सोच भी किस तरह से बदल सकती है। आज का यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे पानी के नीचे रहना हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग एक नई सभ्यता की शुरुआत हो सकती है, जहां सब कुछ बदल जाएगा। हमारे घर, हमारी नौकरी, हमारी शिक्षा, हमारा परिवहन और हमारी सेहत। इस पूरे वीडियो में हम 10 अलग-अलग हिस्सों में इस विषय को समझेंगे, ताकि आपको हर पहलू की गहराई से जानकारी मिल सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे फैक्ट्स और जानकारियां मिलेंगी जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यही नहीं, अगर आपको ज्ञान की खोज पसंद है और आप भी चाहते हैं कि आपके पास हमेशा कुछ नया और यूनिक सीखने को मिले, तो हमारे चैनल इन्वेस्टआईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी रिसर्च बेस्ड वीडियो आपसे मिस न हो। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो सिर्फ सतही बातें नहीं बल्कि गहराई में जाकर समझना चाहते हैं कि दुनिया किस तरह काम करती है। हम यहाँ आपको ऐसा कंटेंट देंगे जिसे आप न सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि दूसरों के साथ शेयर करने पर भी गर्व महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह शानदार और रोमांचक सफर। अगर इंसान पानी के अंदर रहने लगे तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? अगर इंसान सच में समुद्र के नीचे रहना शुरू कर दे तो सबसे बड़ी और पहली चुनौती सामने आती है कि वह वहां कैसे सांस लेगा, क्योंकि हमारी बॉडी पानी से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकती। हमारी फेफड़े यानी लंग्स केवल हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए बने हैं और पानी में मौजूद ऑक्सीजन को सीधे एब्जॉर्ब करने की क्षमता इंसानों में नहीं होती। मछलियां इस समस्या को अपने गिल्स की मदद से हल करती हैं, जहां उनके पास विशेष बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को फिल्टर करके एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन इंसान को ऐसा कोई नेचुरल सिस्टम नहीं दिया गया है, इसलिए हमें आर्टिफिशियल तरीके खोजने होंगे। अगर अंडर वाटर सिटीज बनानी हैं, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे लिए लगातार ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और सप्लाई करती रहे।
इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसी डोम शेप्ड कॉलोनीज बनानी होंगी जिनके अंदर एयरटाइट सिस्टम्स हों और वहां पर प्लांट्स या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएं। जैसे कि वर्तमान समय में सबमरीन्स में स्पेशल ऑक्सीजन जनरेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके बाहर निकालते हैं। इसी प्रिंसिपल पर फ्यूचर की अंडर वाटर सिविलाइजेशंस भी काम करेंगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि पानी के नीचे हाई प्रेशर की वजह से हमारे लंग्स को हवा खींचने में प्रॉब्लम होगी। जितना गहरा पानी उतना ज्यादा प्रेशर और उतनी ज्यादा डिफिकल्टी। स्कूबा डाइवर्स भी जब गहराई में जाते हैं तो उन्हें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने पड़ते हैं और उनके लिए भी एक टाइम लिमिट होती है। अगर इंसान को परमानेंट बेसिस पर पानी के नीचे रहना है तो उसे या तो अपनी बॉडी को जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सके या फिर हाईटेक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि पानी के नीचे हम जिस तरह से सांस लेते हैं वहां ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ होना चाहिए, वरना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते ही सफोकेशन का खतरा होगा। इतना ही नहीं, अंडर वाटर ब्रीदिंग सिस्टम्स को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा ताकि बार बार सरफेस पर ऑक्सीजन रिफिल के लिए न जाना पड़े। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा एल्गी और एक्वाटिक प्लांट्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये सनलाइट की मदद से लगातार ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर बड़ी अंडर वाटर कॉलोनीज में ऐसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन फार्म्स बना दिए जाएं, तो यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक चैलेंज रहेगा कि समुद्र के बहुत गहरे हिस्सों में सनलाइट नहीं पहुँचती। ऐसे में हमें आर्टिफिशियल लाइटिंग सिस्टम्स बनाने होंगे ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती रहे। इसके अलावा प्रेशर चेंबर्स और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स डिजाइन करना भी जरूरी होगा ताकि वहां रहने वाले लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जैसे डिकम्प्रेशन सिकनेस या लंग डैमेज से बचे रह सकें। इसलिए अगर इंसान को सच में पानी के नीचे रहना है तो ब्रीदिंग सिस्टम सबसे पहले और सबसे क्रिटिकल चैलेंज रहेगा, और बिना एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के यह संभव नहीं होगा। अगर इंसान पानी के अंदर रहना शुरू कर दे तो सबसे बड़ी और पहली चुनौती होगी ऑक्सीजन की उपलब्धता। हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन बहुत कम घुली होती है और इतनी नहीं होती कि इंसान सीधे पानी से सांस ले सके। मछलियों के पास गिल्स होते हैं जो पानी से ऑक्सीजन फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन इंसान के फेफड़े इसके लिए डिजाइन नहीं किए गए। इसलिए अगर इंसानों को अंडर वाटर सिविलाइजेशन बनानी है तो उन्हें कृत्रिम तकनीक पर निर्भर रहना पड़ेगा। एक संभावना है कि अंडर वाटर शहरों में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम्स लगाए जाएं जो पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दें। यह वही प्रोसेस है जो स्पेस मिशंस में इस्तेमाल होता है, जहां एस्ट्रोनॉट पानी को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़कर ऑक्सीजन बनाते हैं और हाइड्रोजन को बाहर रिलीज कर देते हैं। दूसरी संभावना है ऑक्सीजन फार्म्स, जहां समुद्री एल्गी और एक्वाटिक प्लांट्स को बड़े पैमाने पर ग्रो कराया जाए। यह प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से लगातार ऑक्सीजन बनाएंगे और पानी के नीचे रहने वाले इंसानों को फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी चैलेंज यह होगी कि इतनी पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन पैदा करने के लिए प्लांट्स को बहुत बड़े एरिया की जरूरत होगी। इसके साथ साथ अंडर वाटर एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स भी डेवलप करने पड़ेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डेंजरस न बढ़े। अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इंसान फ्यूचर में ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकता है जिससे हमारे फेफड़े कुछ हद तक गिल्स की तरह काम कर सकें? साइंस इस पर रिसर्च कर रही है, लेकिन अभी यह प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए शुरुआत में इंसानों को पानी के नीचे रहकर भी स्पेस सूट जैसे ऑक्सीजन मास्क या ऑक्सीजन डोम्स का इस्तेमाल करना होगा,
जैसे हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में देखते हैं। धीरे धीरे अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम लगातार वाटर टू ऑक्सीजन कन्वर्शन सिस्टम्स डेवलप कर लें, तो अंडर वाटर जीवन पॉसिबल हो सकता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि अंडर वाटर प्रेशर के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर्स और सिस्टम्स की स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, इसलिए स्पेशली डिजाइन्ड हाई प्रेशर रेजिस्टेंट टैंक्स बनाने होंगे। अगर हम ऑक्सीजन को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए तो पानी के नीचे रहना इंसानों के लिए असंभव होगा। इसलिए ये साफ है कि अंडर वाटर सिविलाइजेशन का पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप होगा एक रिलायबल, सस्टेनेबल और लार्ज स्केल ऑक्सीजन जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप करना, जो पूरे अंडर वाटर शहर को जीवित रख सके। अगर इंसान सच में पानी के अंदर रहना शुरू करे तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि हम सांस कैसे लेंगे, क्योंकि आज हमारी जिंदगी पूरी तरह ऑक्सीजन पर टिकी हुई है और समुद्र के अंदर ऑक्सीजन का लेवल सतह की तुलना में काफी अलग होता है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इंसान की जरूरत पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी फेफड़ों की संरचना इस तरह से विकसित नहीं हुई है कि वह सीधे पानी से ऑक्सीजन खींच सके। मछलियों के पास गिल्स होते हैं जो घुले हुए ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, लेकिन इंसानों के पास यह सिस्टम नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमें पानी के नीचे रहना है तो दो तरीके हो सकते हैं, पहला टेक्नोलॉजी के जरिए और दूसरा धीरे धीरे शरीर के एडाप्टेशन से। टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले से ही लिक्विड ब्रीदिंग नामक प्रयोग किए जा चुके हैं, जिसमें इंसान को एक खास तरह के ऑक्सीजन रिच लिक्विड में सांस लेने के लिए डुबोया जाता है। इसका फायदा यह है कि फेफड़े पानी की प्रेशर वाली कंडीशन में भी डैमेज नहीं होते और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहती है। दूसरी ओर एडाप्टेशन की संभावना यह कहती है कि अगर हजारों साल तक इंसान पानी के अंदर रहने लगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर में जेनेटिक बदलाव आ सकते हैं और शायद कुछ हद तक गिल्स जैसी संरचनाएं विकसित हो जाएं। हालांकि यह प्रोसेस बहुत लंबा होगा। साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि समुद्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी संतुलन में रहना चाहिए, वरना शरीर पर जहरीले असर पड़ेंगे। इसके अलावा अगर इंसान लंबे समय तक पानी के अंदर रहेगा तो उसकी त्वचा, फेफड़े और यहां तक कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को भी पानी के दबाव और कम ऑक्सीजन के स्तर के अनुसार बदलना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हमें आर्टिफिशियल गिल्स, ऑक्सीजन मास्क या पानी से ऑक्सीजन निकालने वाले नैनोफिल्टर जैसे गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी, जो हर समय हमारे साथ जुड़े होंगे। यह बदलाव केवल सांस लेने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारी आवाज निकालने की क्षमता, संवाद करने का तरीका और यहाँ तक कि हमारी नींद लेने की प्रक्रिया भी बदल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो और बॉडी का रिदम पूरी तरह प्रभावित होगा। अगर हम इसे पूरी तरह से लागू कर पाए तो समुद्र के अंदर बसी मानव सभ्यता अपनी श्वसन प्रणाली के लिए टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल बदलावों पर निर्भर करेगी, और यही पहला असली कदम होगा पानी के अंदर रहने की दिशा में। अगर इंसान सच में पानी के अंदर रहना शुरू कर दे तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि रोजमर्रा का खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि किसी भी सभ्यता के लिए ऊर्जा का स्रोत यानी भोजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जमीन पर हम फसल उगाते हैं, जानवर पालते हैं और बहुत सारी तकनीकें हैं, लेकिन पानी के अंदर ऐसा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी समुद्र की गहराई तक बहुत कम पहुंचती है और पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की जरूरत होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी के नीचे रहकर खेती करने के लिए हमें आर्टिफिशियल लाइट सिस्टम्स का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे लेड ग्रो लाइट्स, जो पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी दें। साथ ही पानी के अंदर फार्मिंग के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स सिस्टम्स बेहद इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को मिट्टी की जरूरत नहीं होती, बल्कि न्यूट्रिएंट रिच पानी में उगाया जाता है
और एक्वापोनिक्स में मछलियों और पौधों का इकोसिस्टम बनाया जाता है, जिसमें मछलियों का वेस्ट पौधों के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है और पौधे उस पानी को साफ कर देते हैं, जिससे मछलियां भी स्वस्थ रहती हैं। इस तरह की सिस्टम्स अंडर वाटर हैबिटेट्स में बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि स्पेस भी कम लगेगा और रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूज होंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े स्तर पर खाना उगाने के लिए ऑक्सीजन, बिजली और न्यूट्रिएंट्स की भारी मात्रा चाहिए होगी, जिसे मैनेज करना आसान नहीं है। इसके अलावा पानी के नीचे फार्मिंग के लिए प्रेशर रेजिस्टेंट डोम्स या बायोडोम्स बनाने होंगे, जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल किया जा सके ताकि पौधे सरवाइव कर सकें। इसी के साथ सी फूड यानी मछलियां, सीवीड और एल्गी अंडर वाटर फूड सोर्स का सबसे नेचुरल और सस्टेनेबल विकल्प बन सकते हैं। सीवीड और एल्गी में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह स्पेस भी कम लेते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में अंडर वाटर सिविलाइजेशन के लिए एल्गी एक सुपरफूड की तरह काम करेगा। साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे पौधे भी विकसित किए जा सकते हैं जो कम रोशनी और ज्यादा दबाव वाली कंडीशंस में भी ग्रो कर सकें। हालांकि पूरी तरह सेल्फ सस्टेनेबल अंडर वाटर फार्मिंग सिस्टम बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक, कॉस्ट और एनर्जी मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। इसके बावजूद अगर इंसान को पानी के अंदर लंबे समय तक सरवाइव करना है, तो फूड प्रोडक्शन सिस्टम को इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना ही पड़ेगा। अगर इंसान सच में पानी के अंदर रहने लगें, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उनकी आर्थिक व्यवस्था और संसाधनों का प्रबंधन किस तरह से होगा, क्योंकि जमीन पर बनी अर्थव्यवस्था जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और सेवाएं सब कुछ बदलकर नई परिस्थितियों के हिसाब से ढलना पड़ेगा। पानी के अंदर कृषि करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि परंपरागत तरीके से खेती संभव नहीं होगी। ऐसे में हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक सिस्टम का उपयोग बढ़ेगा, जहां पौधों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों वाले पानी में उगाया जाएगा और मछली पालन को भी कृषि का हिस्सा माना जाएगा। इस तरह इंसान खाने के लिए पौधों और समुद्री जीवों पर आधारित नई खाद्य आपूर्ति प्रणाली विकसित करेगा। इसके अलावा समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधन जैसे खनिज, गैस हाइड्रेट्स, तेल और दुर्लभ धातुएं इंसानी अर्थव्यवस्था का नया आधार बनेंगे। अभी तक गहरे समुद्र से खनन करना बेहद महंगा और खतरनाक काम है, लेकिन अगर इंसान वहीं बसने लगे तो तकनीकी रूप से यह आसान हो जाएगा और एक नई तरह की अंडर वाटर माइनिंग इंडस्ट्री उभरकर सामने आएगी। ऊर्जा की दृष्टि से पानी के अंदर रहने वाले लोग ज्वार भाटा ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (OTEC) और पनबिजली जैसी तकनीकों पर निर्भर होंगे, जिससे उन्हें जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी। परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह बदल जाएगी, जहां सतह पर चलने वाली कारों और ट्रेनों की जगह अंडर वाटर वाहन, सबमरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अंडर वाटर हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी का विकास होगा। व्यापार और अर्थव्यवस्था की दिशा में पानी के अंदर बसी कॉलोनियां अपने संसाधनों के आधार पर सतह पर बसे देशों के साथ व्यापार करेंगी, जैसे खनिज और ऊर्जा का निर्यात करके और बदले में सतह से आवश्यक सामान आयात करके। रोजगार की दृष्टि से भी नई नई संभावनाएं सामने आएंगी, जैसे अंडर वाटर इंजीनियरिंग, मरीन बायोलॉजी, ऑक्सीजन उत्पादन तकनीक, अंडर वाटर आर्किटेक्चर, समुद्री चिकित्सा और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा शिक्षा और शोध भी पानी के अंदर नई दिशा लेंगे, क्योंकि वहां रहने वाले इंसानों को समुद्री जीवों, पारिस्थितिक तंत्र और ऊर्जा प्रणालियों के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन, ताजे पानी और भोजन जैसी आवश्यक चीजों की लागत बहुत अधिक होगी, जिससे सामाजिक असमानता भी बढ़ सकती है। अमीर लोग बेहतर और सुरक्षित अंडर वाटर कॉलोनियों में रहेंगे,
जबकि गरीब लोग छोटे और असुरक्षित स्थानों पर मजबूर होंगे। इससे अंडरवाटर सोसाइटी में नया सामाजिक और आर्थिक विभाजन देखने को मिलेगा। एक और दिलचस्प पहलू यह होगा कि पानी के अंदर रहने वाले इंसानों की मुद्रा और वित्तीय प्रणाली भी डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित होगी, क्योंकि कागज और धातु की करेंसी वहां टिक नहीं पाएगी। तो ऐसे में ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी जैसी तकनीकें मुख्य आर्थिक आधार बनेंगी। कुल मिलाकर पानी के अंदर इंसान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सतह से स्वतंत्र और संसाधनाधारित होगी, जहां इंसान को तकनीक और नवाचार के जरिए ही अपनी जरूरतें पूरी करनी होंगी और एक नया अंडरवाटर सिविलाइजेशन की झलक मिलेगी। अगर इंसान वास्तव में समुद्र के नीचे बसना शुरू कर दे तो सबसे बड़ी जरूरत होगी ऊर्जा की, क्योंकि ऊर्जा के बिना न तो घर चल पाएंगे, न ही पानी शुद्ध करने की तकनीक, न रोशनी, न मशीनें और न ही संचार प्रणाली। धरती के ऊपर हम ज्यादातर ऊर्जा सूरज, कोयला, गैस, पवन और हाइड्रो से पाते हैं, लेकिन समुद्र के नीचे रहकर इन संसाधनों का इस्तेमाल करना सीधा संभव नहीं है। ऐसे में इंसान को नए विकल्प खोजने होंगे। सबसे पहला और संभावित स्रोत है ज्वारभाटा ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। समुद्र की लहरें लगातार गति में रहती हैं और उन पर आधारित टरबाइन लगाए जाएं तो यह अनंत ऊर्जा पैदा कर सकती हैं। दूसरी बड़ी संभावना है तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी, जिसमें सतह की लहरों की शक्ति को बिजली में बदला जा सकता है। इसके अलावा थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, OTEC नाम की तकनीक है, जिसमें समुद्र की सतह के गर्म पानी और गहरे ठंडे पानी के बीच तापमान के फर्क से बिजली पैदा की जाती है। यह समुद्र के नीचे रहने वाली कॉलोनियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। अब अगर संसाधनों की बात करें तो समुद्र खुद खजाने से भरा हुआ है। समुद्र के तल में मैंगनीज नोड्यूल्स, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी धातुएं मिलती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और मशीनों के लिए जरूरी हैं। अभी भी कई कंपनियां समुद्र की गहराई में खनन, डीप सी माइनिंग की रिसर्च कर रही हैं। इसके अलावा समुद्र से लवण, सॉल्ट, मैग्नीशियम और अन्य केमिकल्स भी निकाले जा सकते हैं। सबसे जरूरी है पीने का पानी, क्योंकि खारे पानी को सीधे पीना संभव नहीं। इसके लिए बड़े पैमाने पर डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाने होंगे, जो समुद्र के खारे पानी को शुद्ध कर मीठा पानी बनाएंगे। लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं में एक बड़ा चैलेंज है, पर्यावरण और समुद्री जीवों पर असर। अगर लगातार खनन या ऊर्जा उत्पादन हुआ तो समुद्री पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इंसानों को ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो पूरी तरह से टिकाऊ, सस्टेनेबल हों। भविष्य में अगर इंसान पानी के नीचे कॉलोनियां बनाएंगे तो ऊर्जा के लिए सोलर पैनल्स समुद्र की सतह पर लगाकर नीचे वायरिंग भेजी जा सकती है, या फिर फ्लोटिंग एनर्जी फार्म बनाए जा सकते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो समुद्र के अंदर बसना सिर्फ ऑक्सीजन और रहने की जगह का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और संसाधनों का भी बड़ा खेल होगा। और शायद यही वह जगह होगी जहां से इंसान धरती के खत्म होते संसाधनों का नया विकल्प खोज पाएगा। अगर इंसान सच में समुद्र के नीचे रहने लगे तो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी वहां पर भोजन उत्पादन करना। जमीन पर तो हमें मिट्टी, हवा और सूरज की रोशनी आसानी से मिल जाती है, लेकिन समुद्र की गहराई में यह सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले पानी के अंदर खेती करने के लिए हमें विशेष तकनीकों की जरूरत होगी, जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स सिस्टम। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी की बजाय पौधों को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर पानी में उगाया जाता है। वहीं एक्वापोनिक्स में मछलियों और पौधों को एक साथ उगाया जाता है, जहां मछलियों का वेस्ट पौधों के लिए खाद का काम करता है और पौधे पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। इससे एक प्राकृतिक सर्कल बन जाता है, जिसमें बिना मिट्टी के भी पौधे उगाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होगी सूर्य की रोशनी की,
क्योंकि समुद्र की गहराई में बहुत कम रोशनी पहुंचती है। इसे दूर करने के लिए इंसान को आर्टिफिशियल लाइटिंग यानी आर्टिफिशियल सूरज बनाना पड़ेगा। यह लाइट सोलर पैनल या पनबिजली, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी से मिले बिजली से चल सकती है। अब सवाल आता है कि हम कौन कौन से पौधे पानी के नीचे उगा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे आकार के पौधे जैसे हरी सब्जियां, टमाटर, खीरा, पालक, सलाद, यहां तक कि गेहूं और चावल भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाए जा सकते हैं। इसके अलावा समुद्र के नीचे हमें सीवीड फार्मिंग का भी फायदा मिलेगा। सीवीड यानी समुद्री शैवाल न सिर्फ खाने के लिए उपयोगी है, बल्कि इससे दवाइयां और बायोफ्यूल भी बनाए जा सकते हैं। जापान और चीन पहले से ही सीवीड फार्मिंग में बहुत आगे हैं, और अगर इंसान पानी के नीचे बसेगा तो यह सबसे सस्ता और आसान फूड सोर्स बन सकता है। मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को भी हम एक तरह से अंडर वाटर फार्म्स में पाल सकते हैं, जैसे अभी जमीन पर पोल्ट्री फार्म्स और फिश फार्म्स बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, ऑक्सीजन और CO का बैलेंस कैसे होगा? क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस करते समय ऑक्सीजन बनाते हैं और इंसान व जानवर उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर समुद्र के नीचे बड़ी मात्रा में खेती होगी तो यह बैलेंस बनाए रखना आसान हो जाएगा। पौधों की मदद से हमें ताज़ी हवा और ताज़ा खाना दोनों मिल सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए इंसानों को हर समय हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम्स की जरूरत होगी, ताकि यह देखा जा सके कि पानी में न्यूट्रिएंट्स, pH लेवल और लाइट सही मात्रा में है या नहीं। भोजन उत्पादन के अलावा फूड स्टोरेज भी एक चुनौती होगी। पानी के नीचे टेम्परेचर कंट्रोल आसान हो सकता है, क्योंकि समुद्र के गहरे हिस्से में पहले से ठंडक रहती है, लेकिन नमी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से फूड जल्दी खराब हो सकता है। इसके लिए इंसानों को एयरसील्ड फूड स्टोरेज यूनिट्स बनाने होंगे। अगर यह सब सही तरीके से किया गया तो पानी के नीचे बसने वाली सभ्यता खुद का खाना खुद उगा सकती है, बिना जमीन से सप्लाई पर निर्भर हुए। सोचिए, एक ऐसी अंडर वाटर कॉलोनी जहां लोग हर दिन ताज़ी सीवीड सूप, फिश प्रोटीन और हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स खा रहे हों, यानी पूरी तरह सेल्फ सस्टेन्ड फूड सिस्टम। लेकिन इसके लिए करोड़ों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लेवल की साइंस और बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। अगर इंसान लंबे समय तक पानी के अंदर रहने लगे तो शिक्षा और रिसर्च की प्रणाली पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि सतह पर मौजूद स्कूल, कॉलेज और प्रयोगशालाएं वहां संभव नहीं होंगी। सबसे पहली चुनौती होगी बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि अंडर वाटर कॉलोनीज में कन्वेंशनल क्लासरूम्स की जगह कन्फाइंड स्पेसेस और लिमिटेड लाइट होंगे। इसके लिए वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR आधारित शिक्षा सबसे उपयुक्त साबित हो सकती है, जहां बच्चे 3D मॉडल और सिमुलेशंस के माध्यम से सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, मैथ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सीखेंगे। अंडर वाटर एनवायरनमेंट के कारण फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करना मुश्किल होगा, इसलिए डिजिटल लैब्स और रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइसेस का उपयोग होगा। इसके अलावा बच्चों को मरीन बायोलॉजी, ओशनोग्राफी, अंडर वाटर इंजीनियरिंग और नेविगेशन जैसे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, ताकि वे भविष्य में अंडर वाटर सिविलाइजेशन में काम कर सकें। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर होगा, क्योंकि बच्चे केवल थ्योरी नहीं सीखेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे अंडर वाटर रोबोटिक्स, हैबिटेट मेंटेनेंस, प्रेशर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, ऑक्सीजन मैनेजमेंट और एनर्जी सिस्टम्स को भी सीखेंगे। वैज्ञानिक रिसर्च की दृष्टि से पानी के अंदर रहना रिसर्चर्स को अनोखे अवसर देगा। अंडर वाटर लैबोरेटरीज में मरीन लाइफ, डीप सी इकोसिस्टम्स, रेयर मिनरल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर वास्तविक डेटा एकत्र किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, रिसर्चर्स मछलियों की बिहेवियर, एल्गी की ग्रोथ और कोरल रीफ के हेल्थ को बिना सरफेस इंटरफेरेंस के स्टडी कर पाएंगे।
इसके लिए ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स AUVs, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROVs, एडवांस्ड सेंसर्स और डेटा कलेक्शन डिवाइसेस का प्रयोग होगा। इसी तरह अंडर वाटर कॉलोनीज में बच्चों और युवाओं को रिसर्च, इंटर्नशिप्स और वर्कशॉप्स के जरिए हैंड्स ऑन अनुभव मिलेगा, जिससे उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी। इसके अलावा अंडर वाटर कॉलोनीज में एजुकेशन और रिसर्च में कोलैबोरेशन आसान होगा, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स और हाई स्पीड अंडर वाटर इंटरनेट के माध्यम से सरफेस वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स के साथ रियल टाइम इंटरैक्शन संभव होगा। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स वर्चुअल क्लासरूम्स और लैब्स के माध्यम से ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन इसके लिए सस्टेनेबल एनर्जी, ऑक्सीजन मैनेजमेंट, प्रेशर रेजिस्टेंट हैबिटेट्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखना होगा। अंडर वाटर एनवायरनमेंट में लगातार सेफ्टी ड्रिल्स, इमरजेंसी सिमुलेशंस और हेल्थ मॉनिटरिंग भी एजुकेशन का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर अगर इंसान पानी के नीचे स्थायी रूप से बसते हैं तो उनकी शिक्षा और रिसर्च पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन, प्रैक्टिकल और मरीन फोकस्ड होगी, जिससे अगली पीढ़ी अंडर वाटर सिविलाइजेशन में पूरी तरह सक्षम और स्किल्ड बन सकेगी। अगर इंसान लंबे समय तक पानी के नीचे रहने लगे तो स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि गहरे पानी में रहने से शरीर और मन दोनों पर कई अनोखे दबाव पड़ेंगे। सबसे पहली चुनौती है शारीरिक स्वास्थ्य। पानी के नीचे रहने से शरीर पर लगातार दबाव, प्रेशर बढ़ता रहता है, जो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों पर असर डाल सकता है। लंबे समय तक कन्फाइंड स्पेसेस में रहने से मसल्स वीक हो सकती हैं और बोन डेंसिटी कम हो सकती है। इसलिए अंडर वाटर कॉलोनीज में रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के लिए स्पेशल जिम्स और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सिस्टम्स बनाए जाएंगे। इसके साथ ही हवा की कमी या ऑक्सीजन सप्लाई में बदलाव से सांस लेने में दिक्कत, थकान और रक्तचाप में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए कॉलोनीज में एडवांस्ड मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स और इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई होना जरूरी होगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ भी गंभीर मुद्दा बनेगा। लंबे समय तक अंधेरे, सीमित जगह और सरफेस से दूरी में रहने से आइसोलेशन, लोनलीनेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बच्चों और युवाओं पर इसका असर और भी ज्यादा होगा, क्योंकि सोशल इंटरैक्शन कम हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए अंडर वाटर कॉलोनीज में काउंसलिंग सेंटर्स, वर्चुअल सोशल इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म्स, रिक्रिएशन जोन्स और स्ट्रेस रिलीफ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे। बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन्ड प्ले एरियाज और लर्निंग मॉड्यूल्स होंगे ताकि उनका मानसिक विकास सामान्य रहे। इसके अलावा अंडर वाटर रिसर्च स्टेशंस में काम करने वाले साइंटिस्ट्स और अडल्ट्स के लिए टीम बेस्ड एक्टिविटीज, वर्चुअल एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन टूल्स होंगे ताकि सोशल आइसोलेशन कम हो और प्रोडक्टिविटी बनी रहे। मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो अंडर वाटर हैबिटेट्स में फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल्स और टेलीमेडिसिन सिस्टम्स होने चाहिए, जहां डॉक्टर्स सरफेस वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स से रियल टाइम कंसल्टेशन कर सकें। माइनर सर्जरीज और इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स अंडर वाटर कॉलोनीज में ही पॉसिबल होंगे, लेकिन क्रिटिकल केसेस में इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स और फास्ट सबमर्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होना जरूरी होगा। साथ ही लॉन्ग टर्म हैबिटेशन में न्यूट्रिशन, हाइजीन और इम्यूनिटी पर ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। पौष्टिक भोजन, क्लीन वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के बिना लंबे समय तक अंडर वाटर लिविंग सस्टेनेबल नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर इंसान पानी के नीचे लंबे समय तक रहना चाहता है तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग और मेडिकल प्रिपेयर्डनेस पर भी बराबर ध्यान देना होगा। सिर्फ इन सभी पहलुओं का ध्यान रखकर ही अंडर वाटर सिविलाइजेशन सफल और सेल्फ सस्टेन्ड बन सकती है।